नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जो आज टारगेट है हमारा बिहार पीसीएस का 70वीं पीसीएस परीक्षा का, तो आज जो हम लोग लेके आए हैं टेस्ट सीरीज वो है खान ग्लोबल एकेडमी के यानी खान सर के संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि टेस्ट संख्या फर्स्ट है। और इस टेस्ट पेपर में यदि हम बात करते हैं तो वो है आपके राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के पेपर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे चार्टर एक्ट पर डिपेंड करता है। तो जरा देखते हैं क्या है। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में जो कानून बनाए जाते थे वो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के अंतर्गत बनाए जाते थे, और उसमें चार्टर के अंतर्गत भारत में कानूनों को लागू किया जाता। तो इसी क्रम में 1813 यानी 1813 में एक अधिनियम आया जिसको चार्टर अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। और ये अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे वो हमें बताने हैं। तो पहला क्या है जरा समझिए। इसके माध्यम से चाय और चीनी में होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी मार्केटिंग मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। तो यदि हम यहाँ पर बात करें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के बारे में, यदि इस अधिनियम में बात करें तो इसके माध्यम से कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के राजस्व के संबंध में, तो ये बात 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं थी, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के अधीन 1858 के अधिनियम से आया था। तो ये बात क्या है हमारी गलत हो जाएगी, ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है 2 उसे समझते हैं। पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी विधेयक में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। 2, इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो पहला कथन है सही या दूसरा कथन है सही। तो निजी वीटो के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति का प्रावधान किया गया है, जो कि पूर्ण वीटो के तौर पर विधेयक पर सहमति को रोक कर रखने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। निजी विधेयक में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को 2 मामले में पूर्ण वीटो कर सकते हैं। एक तो जब संसद द्वारा पारित विधेयक निजी विधेयक हो, इस पर पूर्ण वीटो लगा सकते हैं। और दूसरा, जब कैबिनेट राष्ट्रपति के विधेयक पर असहमति हो देने से पहले इस्तीफा दे देती है, तो कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा इस्तीफा पारित विधेयक को सहमति न देने की सलाह दे सकती है, तब पूर्ण वीटो का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग लाभ के पद के विधेयक 2006 के लिए किया गया था। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो लाभ के पद के लिए जो वीटो का प्रयोग किया गया था वो निलंबनकारी वीटो था। कौन सा था? निलंबनकारी वीटो, जिसमें राष्ट्रपति उसे सुधार करने की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसे देखते हैं। कथन क्या है और उसका असर्शन बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये कथन है।
संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरी बात, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा को औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, भारत सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया था और इसके अंतर्गत संसद द्वारा सरकार ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया, ग्राम सभा को। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसके बारे में, जो बात की गई थी वो बात जो है वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा नहीं की गई थी। हाँ, ये बात है, बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी वो 1957 में बनाई गई थी और इसमें बात जो की गई थी वो 67 में, और इसमें जो बात की गई थी वो आपको पंचायती राज व्यवस्था की नींव त्रिस्तरीय करने की बात की गई थी, लेकिन इसमें ग्राम सभा बनाने की बात नहीं की गई थी। तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था कि संविधान अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती? किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही किसी देश के संविधान स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या एनी बेसेंट ने? तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये जो बात कही गई थी ये किसके द्वारा कही गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। 1939 में हरिजन पत्रिका में इसको स्थापित किया गया था। द ओनली वे में लिखा था कि संविधान सभा ही देश में अकेले संविधान बना सकती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है? वह एक अनुमोचित दिवालिया हो, ठीक है, उसे सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उपरोक्त रूप में कौन अयोग्य होगा, इसके बारे में बताना है। तो उसे, अगर हम बात करते हैं विधायक बनने की योग्यता, उसको दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही बात कर रहा है, तो ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, इसे समझते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधियों में सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति, पूर्व भारतीय संविधान में अपनाया गया अधिनियमित किया, भारत के संविधान में प्रारंभ होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। तो प्रारूपिक समिति और ये सारी घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो वो चुने गए थे 27 अगस्त 1947 को, ठीक है। और यदि हम बात करें संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया, तो संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 49 को। भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो कालक्रम में आप इसे बाकायदा स्थापित कर सकते हैं, तो सही क्रम होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? भारत किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वह हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता होता है, उसे राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने और उसे हटाने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनमें कौन सी शक्ति बताई गई है? तो वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बताना क्या है, कौन सा कार्य करता है, ठीक है, कौन सी कथन सही है, ठीक 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 है। तो इसके अलावा राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जिससे वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह करने से बाध्य नहीं होता है। विधानमंडल कानून 243 के अंतर्गत बात की जाती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें केवल कार्यकारी और विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो केवल शब्द यहाँ पर गलत है। तो ठीक है, हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, ऐसा नहीं। विवेकाधीन शक्ति भी होती है, उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने और उन्हें हटाने की शक्ति है, नियुक्ति करने की है, हटाने की नहीं है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो कौन से कथन सही हैं, एक भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अंतर्गत किसे किसे जोड़ा है। इसमें अगर हम करें न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, सालाना में 100 दिन का रोजगार गारंटी का अधिकार, ये मनरेगा के अंतर्गत है। सम्मान से जीने का अधिकार, ये लाइफ ऑफ डिग्निटी, आजीवन आजीविका का अधिकार, ये दोनों अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 21 में व्याख्या के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता था। न्याय का प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व, पुलिस। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर बताना है तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत न्याय के प्रशासन, रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी। स्थानीय सुशासन की कोई बात इसमें नहीं थी, ठीक है, और भू राजस्व और पुलिस की बात भी की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 10, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करते हैं तो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 और 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11, इसे देखते हैं। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो यहाँ पर मित्रों केवल एक कथन सही है और वो कथन है आपका 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पहला, ठीक है, राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ये बात सही नहीं है, ठीक है। अधिनियम किसी भी नगर पालिका की किसी विशिष्ट समय अवधि के प्रावधान नहीं करता, ये भी बात गलत है। तो केवल एक बात सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट 12 क्या कह रहा है 12, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें एक न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया है उस मामले से अलग करना होता है। सी, इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों में केस के लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है। डी, सरकार के अन्य 2 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और उनके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो
कौन सा न्यायिक गतिशीलता के शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग है? सरकार के दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका के द्वारा की गई मुखर भूमिका, यही न्यायिक गतिशीलता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 117, आर्टिकल 266, आर्टिकल 306 और आर्टिकल 307। तो यदि हम बात करें राष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति के संबंध के बारे में अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि लगने वाला कर या संशोधन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने के लिए राज्य विधायिकाओं को परिषद नहीं किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इससे केंद्र को अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है। इनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम इस ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हैं। 3. निर्मलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम अथवा उचित स्तर पर पंचायतों के पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से दो कथन सही हैं और वो दो कथन हैं ऑप्शन 2 और 3, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी और व्यक्ति शामिल होंगे जो मतदाता सूची में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 उसे देखते हैं। ग्राम विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। बिल्कुल गलत, ये नहीं है। वो राज्यपाल को सूचित करते हुए पत्र लिखेगा। ठीक है। दूसरा, विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियमों को अंतिम व्याख्याता है। ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 इसे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 16, 17 और 18 ये बताया गया है कि कौन से भाग में क्या है। तो ये आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों कि कौन से भाग में क्या है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं और पार्ट 15 में क्या दिया गया है? चुनाव दिया गया है। क्या दिया गया है मित्रों? पार्ट 15 में चुनाव दिया गया है। पार्ट 16 में यदि हम बात करें तो पार्ट 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। पार्ट 17 में यदि हम बात करें तो भाषा है। 18 में आपातकालीन प्रावधान है। तो ये बन रहा है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन यदि हम देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, कतई गलत है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्देश नहीं करता और उसे संसद के होता, ये भी बात बिल्कुल गलत है। दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। उपयुक्त कूट में कौन सही कूटों का चयन कीजिए। तो यदि हम सही कूटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं संविधान की अनुच्छेद उद्देशिका में, ये सारी बातें हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परिसीमन आयोग के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बात की गई है वो कहाँ से की गई है? तो ये बात जो की गई है वो की गई है केवल 5 बार आयोग का गठन किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। केवल दूसरी बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि अभी तक परिसीमन आयोग जो गठित हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। कितनी बार? 4 हुआ। 1952 में, ठीक है, फिर 1963 के परिसीमन आयोग, ठीक है, किया गया, ठीक है, 62 के अधिनियम के तहत, 73 में, 72 के अधिनियम के तहत 2002 में और 2002 में। तो 4 बार हुआ है, 52, 63, 73, 2002। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर सकता है? न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां, विशेषाधिकार पर लाभ मिलेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर जो बात सही है वो है पहली और दूसरी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन 22। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है? तो यहाँ पर जरा देखिए किस में माना है। तो पहला है भारत बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 और डी बेरुवारी यूनियन केस 1960। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत संविधान में भाग का रूप में प्रस्तावना की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार की गई है। बेरुवारी मामले में बेरुवारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते कार्यान्वयन के परिक्षेत्र में अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ में शामिल था, जिसे 8 न्यायाधीशों की पीठ विचार कर रही थी और न्यायाधीशों ने कहा प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग के जानने की कुंजी है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वो संविधान का भाग है बेरुवारी में। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसले में रिट याचिका दायर की गई। 13 न्यायाधीशों की एक पीठ बुलाई गई और न्यायालय में माना गया कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का भाग है 1972-73 में। ठीक, इसके बाद न्यायालय की प्रस्तावना के संविधान का भाग माना। बेरुवारी शक्ति में जो मना किया गया था 1995 में पुनः एक बार फिर से इसे भाग माना गया, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो राष्ट्रपति जो करते हैं अध्यक्षता वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हैं और बाकी सबके भारतीय प्रधानमंत्री हैं रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायालय की अवमानना संबंध में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है,
दूसरी बात, अनुच्छेद 129 के उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक और 3, 1 और 2, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 3 कथन सही हैं, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय में अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना करने की दंडित की गई है, न कि उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उसे कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 31A और 31B को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, विशेष कानूनों जैसे भूमि सुधार संसद द्वारा 9वीं अनुसूची में रखा गया और न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी बात बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने जब एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूल संरचना का तत्व घोषित किया है। ठीक है, तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से दूसरा कथन छोड़ के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के घटना का तत्व में घोषित नहीं किया गया है, नहीं, ऐसा किया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों के विधायी कानूनों के अंतर्गत की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार के आधार पर, ठीक है, कम से कम आधे बहुमत का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करते हैं तो पहला कथन ही सही है, जबकि ये दोनों कथन गलत हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अनुच्छेद और संविधान का प्रावधान, अनुच्छेद 158, 53, 65 और 161। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त, राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता। एक राज्यपाल की क्षमा दान देने की शक्ति, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति उपरोक्त युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिक जांच करने से न्यायपालिका के अधीन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी कथन सुमेलित नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 158 जो है राज्यपाल को कोई लाभ पद धारण नहीं कर सकता, ये बताता है। ठीक है, क्या 158 राज्यपाल नहीं कर सकता। 153 की बात करें कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक ही 2 या 2 से अधिक, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, बशर्ते इसे अनुच्छेद में कोई बात, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल सेवानिवृत्त कर सकता है, ऐसा 53 में बोला गया है। ठीक है, 165 में बात करें, 158(2) में राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, 165 में अगर हम बात करें, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करेगा और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, तो एक भी सुमेलित नहीं थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया है।
अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी उच्च न्यायालय नहीं हैं। केवल 3 उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधान के तहत स्थापित किए गए थे। ठीक है, केवल 3, सभी नहीं 3। तो ये कथन गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत के बारे में बात करें तो चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय निर्णय ले गया कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की दोनों रिट क्षेत्राधिकार के मूल संरचना का ही एक भाव है, इसलिए इसे संविधान के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। ये भी बात गलत है। अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। आर्टिकल 220 नहीं, ये राष्ट्रपति को देता है ताकत 222, यानी ये भी कथन गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है 30? इसे देखिए, नीचे दिए गए कथन में दिए गए इनमें से अभी कथन ए दूसरे के कारण आर कहा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के में प्रकृति, निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व हैं। सही उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ए आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है, संसद की पुनः बैठक 3 सप्ताह की समाप्ति पर इसका संचालन समाप्त हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से केवल एक कथन ही सही है और वो पहला, बाकी ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292 प्रारंभ में होते ही पंचायतों से संबंधित राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। ग्राम मध्यवर्ती जिला पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये बातें दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33? इसे देखते हैं। भारतीय परिभाषा के संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधायी, लोकप्रिय, बहुदलीय, सीमित। तो यहाँ पर यदि हम संवैधानिक सरकार के बारे में बात करें तो इसे बोला जाता है, संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार है। ठीक है, संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार है। संविधान सरकार का स्रोत है और 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों के बाध्य होंगे। ये गतिशील न्यायालय होते हैं तथा आपराधिक और सिविल न्यायालय दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, ये गतिशील न्यायालय होते हैं, आपराधिक और सिविल सेवा न्यायालय दोनों शक्तियों का प्रयोग करेंगे। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल कथन जो सही है वो 2 और 3 सही हैं। कौन से 2 और 3? एक गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन जो सही है, किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये बात बिल्कुल गलत है। 144 में वो मान सकता है, नहीं भी। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्तियों की स्थिति लोकसभा के बराबर है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की मंजूरी, अनुदान मांगों पर मतदान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यसभा की बराबर हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी, ये दोनों बातें सही हैं, बाकी कोई बात सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सरकार का संसदीय स्वरूप वह है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार प्रतिनिधि तो होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन निर्धारित अवधि समाप्ति से पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। तो सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में यदि हम बात करें तो संसदीय स्वरूप का मतलब होता है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसे हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39? इसे देखते हैं। एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूलाधिकार क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तारित नहीं है? संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, बी केंद्र राज्यों के बीच नियत व्यय और पेंशन का समायोजन, 3 केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद या एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद और केंद्र राज्य के बीच नियत व्यय समायोजन, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, संविधान के व्याख्या से जुड़े मामलों में अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समय स्थानांतरित कानूनों के आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गठन को वर्ष में सुमेलित कीजिए। लक्षद्वीप, दमन-दीव, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली। तो यदि हम इन्हें सुमेलित करें तो लक्षद्वीप जो बना है वो कब बना था? तो लक्षद्वीप मित्रों बना था 1956 में। ठीक है, दमन-दीव के बारे में यदि हम बात करें तो 1962 में, चंडीगढ़ के बारे में 1966 में और दादरा नगर हवेली के बारे में यदि हम बात करें तो वो बना था 1961 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन हमारा बन रहा है, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
अनिवार्य और स्वैच्छिक निम्नलिखित में कौन स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, 3 स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना, राज्य की संचित निधि और पंचायत की सहायता अनुदान देना, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बातें सही हैं वो ऑप्शन सी और चौथा है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर यदि बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44? निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को बताना है। विराम, परिहार, प्रलंबन, तो ये बातें बताई गई हैं और उनको मिलान करना है। तो विराम मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना, ये बात बिल्कुल सही है। परिहार सजा का स्वरूप को बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो दंड के स्वरूप को बदले बिना सजा की अवधि कम करना। परिहार या प्रलंबन ये है, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। कौन सही है? ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद संघर्ष से संबंधित है? चंपकम दोराई राजन वाद 1951, के.एस. पुट्टस्वामी वाद 2018, केशवानंद भारती वाद 1973, गोलकनाथ वाद 1967। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, चलते हैं अगर हम बात तो के.सी. पुट्टस्वामी वाद 2018, ये बात गलत है, बाकी सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, के.एस. पुट्टस्वामी वाद 2018 न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में गारंटीकृत अभिन्न अंग है। ये बात है, न कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राष्ट्र विरोधी असामाजिक गतिविधियों में विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी कानून को वैधानिक वैधता की जांच के निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। ये नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कथन जो सही है वो है ऑप्शन 1 और 3। दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, ये डीपीएसपी में आता है, ये बात नहीं है। हमारी संस्कृति की विरासत को महत्व संरक्षित करना, ये आता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये आता है। सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना, ये भी आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। निजी कानूनी प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होती है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उसे भी प्राप्त होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो उपरोक्त में से ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है 50, उसे देखते हैं।
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग युक्त प्रतिबंध के साथ किस परिस्थितियों में उचित है? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, सार्वजनिक व्यवस्था। तो सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा के लिए ये बात बिल्कुल सही है, जबकि राजद्रोह के लिए नहीं। ये दोनों तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण के संशोधित कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है? संसद, राज्यपाल, वित्त आयोग और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्रवाई के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन गलत से संबंध में, तो जो कथन गलत है वो ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था। सही बात है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 35 में मौलिक अधिकारों को आश्रय दिया गया था। नहीं, 40 प्रस्ताव मौलिक अधिकार शामिल थे। नहीं, कृषि मिशन मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया था। चारों बातों में केवल ए पॉइंट सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है 54? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के व्यक्ति को संबंधित राज्य की विधान निर्वाचन परिषद में निर्वाचित होना चाहिए। ये बात सही है। दूसरी, राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। सही। अगर हम बात करें तो ये भी बात राज्यपाल के नामांकन में योग्य बात अगर हम बात करें तो ये सही, राज्य का निवासी होना चाहिए संबंधित राज्य का। तो ऐसा राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचक होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति में कोई सदस्य सीट में चुनाव नहीं लड़ सकता जो आरक्षित नहीं है, ऐसी बात भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है बात, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वाली बात सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं। ठीक है, किसी संसद में राज्य विधान 1951 के तहत विधान परिषद के निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल के नाम के व्यक्ति को राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? निम्नलिखित में जोड़े पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 42, 41, 43 और अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, पहला अनुच्छेद 42, 41, 43 से 43। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये जोड़े जो हैं सारे के सारे जोड़े बिल्कुल सही नहीं हैं, सारे जोड़े गलत हैं। क्योंकि आर्टिकल 41 में अगर हम बात करें आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के बारे में बात करता है। ठीक है, 41 क्या करता है? काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता की सहायता। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपक्रम प्रबंधकों को सुनिश्चित भागीदारी। ठीक, और 42 न्यायोचित प्रबंधन को भागीदारी, कुटीर मानवीय स्थितियों को मातृत्व, काम की मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत। ठीक है, 43 से राज्य के आयोग में उपक्रम प्रतिष्ठानों में श्रमिक संगठनों की भागीदारी। ठीक है, ये भागीदारी के लिए है। ठीक है, ये मातृत्व के लिए है। ठीक, ये ग्रामीण के लिए है और ये काम शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये एक भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राज्य विधान परिषद के सदस्य राज्य विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा संबंधी करती हैं। कानूनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान परिषद अनुदान मांगों को मतदान कर सकती है। राज्य लोकसेवा आयोग अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सी बात सही है? केवल तीसरा कथन जो है वो ही सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57? उसे देखते हैं। राज्यों के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा बात गलत है? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, एक भी बात गलत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे कैदी की पेरोल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जाता है। किसी कैदी को पर रिहा करने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि बात करें, कथन बी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो वो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39 डी के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल विधायिका और दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर के बारे में, तो यहाँ पर सही उत्तर का अगर हम बात करें, विधायिका के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। राज्य की विधायिका के लिए दिशा निर्देशन कार्य करता है, सही है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये दोनों बातें प्रयोग नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नहीं, 6 में नहीं है, ये 4 में है। किसमें है? 4 में। तो ये गलत और ये भी गलत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। शून्यकाल की औपचारिक उपकरण जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठाने के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। दूसरी बात, यह अल्प सूचना वाले प्रश्नों के रूप में लिखित दिया जाता है, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्नकाल के विपरीत प्रक्रिया में नियमों को शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक है, और किसी भी पूर्व सूचना के मामले में उपलब्ध अनौपचारिक उपकरण है यह जो 10 दिन के भीतर नोटिस कर पूछा जाए, मौखिक उत्तर रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मौलिक अधिकारों के संबंधित नियमों के निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात करते हैं तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था, केशवानंद भारती 1973 में हुआ था, मिनर्वा मिल्स के बारे में यदि हम बात करें तो 1980 में हुआ था, और ए के गोपालन 1950 में हुआ था। तो कालक्रम जब आप स्थापित करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या है? इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था। इस स्थिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये जो बातें की गई हैं ये प्रकलन समिति से लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसी राज्य की विधान परिषद की अवधि में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार है? यह स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नहीं, प्रत्येक 4 वर्ष 5 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं, लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। संविधान निम्नलिखित में से किसी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चे, महिला, जनजाति। तो संविधान सभी को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित हैं। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात गलत है। यही बात हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। CAG के संबंध में बताइए। CAG का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रदान किया गया है। CAG के कार्यकाल के संबंध में बात करें तो CAG का कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत CAG केवल केंद्र और जनता के धन का संरक्षक, राज्य में नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, सबका है। ये दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? भारत की संचित निधि व्यय संबंधी विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के गठन हेतु विधेयक, राज्य में संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक या धन विधेयक। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा के बारे में यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की अनुशंसा संविधान संशोधन से जोड़कर सभी में होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 43वां, 46वां। तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पर बात करें और इसके अलावा 86वां भी था जिसमें एक और जोड़ा गया था, यानी 1 और 4। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71? निम्न भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास का कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा नहीं की जाएगी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है 72? उसे देखते हैं। भारत निम्नलिखित में मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रकृति आवरण पर रक्षा, राष्ट्रगान के सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना नहीं है, रक्षा करना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है? यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करें, तो कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के शपथ बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये तो बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शब्द में राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, वही भारत के प्रधान राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। और इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक जो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो? बिल्कुल नहीं। दूसरा, भारत के नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, भारत का नागरिक जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, जो 7 वर्ष तक उच्च जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर लग रहा है वो आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सी पारिवारिक न्यायालय की 1984 की मुख्य विशेषता है? राज्यों सरकारों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर कस्बे में पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। एक विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों में वैवाहिक आहत मामलों का प्रावधान करता है। अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में
कथनों पर विचार कीजिए। उसका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि में 5 वर्ष का होता है। असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र हैं। किसी भी समय राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र भेजकर उस इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर बात 1 और 2 सही है, तीसरी सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 4 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार, 6 शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश परामर्श अनिवार्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही नहीं है, तो पहली दूसरी बात सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों बातें गलत हैं और तीसरी बात जो है वो सही थी। तो ऑप्शन 1 और 2 गलत सही होंगे क्योंकि हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों। राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, वह व्यक्ति जिसे सदन के सदस्यों के लिए चुना हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत का विधिक नाम है संघ सरकार, राज्यों का संघ, भारत गणराज्य, भारत सरकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत का विधिक नाम राज्यों का संघ, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है या आवश्यक नहीं वह पीड़ित व्यक्ति हो? बंदी, प्रशिक्षण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया, वसूला और बरकरार रखा जाता है? कृषि पर आय पर कर, मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब पर उत्पाद शुल्क, विनिमय बिलों पर स्टाम्प शुल्क, माल की बिक्री या खरीद पर कर, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो बात जो सही है वो है पहली और दूसरी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या है 82, उसे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें, लोक लेखा की रिपोर्ट, महानियंत्रक की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के अलावा सभी रिपोर्ट दायित्व है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया भाग 11 जोड़ा गया। इस संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत दायरे में लाया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, संविधान में भाग 11 जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में एक नया भाग नहीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है 84, उसे देखते हैं। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद विधायिका को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाया जाता है तो उसे संसद राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के पुनः किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अपनी सहमति केवल 2 महीने तक के लिए रोक सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, ऑप्शन ए हमारा सही है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। इंदिरा गांधी को सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं उसे लोकसभा के अध्यक्ष की लिखित रूप से सूचित करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हम यहाँ पे बात करें, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है, यही बात गलत है, यही बात हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा व्यवसायों और व्यापारों, आजीविका और रोजगार को लगाए गए करों की कुल राशि 25,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य विधायिका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है, भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग की जाती हो। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि ये दोनों बातें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कि राज्य विधानमंडल के सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधानसभा के सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। किसी विधानसभा परिषद में अधिकतम संख्या लोग तिहाई की एक तिहाई निर्धारित है। विधान परिषद की वास्तविक संख्या संबंधित राज्य द्वारा तय होती है। ये बात बिल्कुल गलत, ये दोनों सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है 88, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से संसद लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैठकों में उपस्थित जो रहता है वो है भारत का सॉलिसिटर जनरल। नियंत्रक परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और उसमें उपस्थित रहता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राज्यपाल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री किसी की नियुक्ति राज्यपाल के दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी नियुक्त राज्यपाल को एक राज्यपाल में नियुक्त करने का कथन सही है। तो यदि यहाँ कहीं सही कथन निकालें तो ये सारे कथन क्या हैं, रॉन्ग ही हैं, और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत सरकार के पदानुक्रम में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन आता है। भारत मुख्य न्यायाधीश से ऊपर महान्यायवादी, पूर्व राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ, लोकसभा अध्यक्ष। तो पदानुक्रम में यदि हम बात करें तो ऊपर आते हैं वाइस एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन से पद प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। तो ये प्रावधान भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, भारतीय नेत्र परीक्षक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो सही है 1 और 3, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या है 92, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस समूह में लोकसभा केवल 1 सीट है। गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो सिर्फ 1 सीट जहां पर है वो है हमारा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने पर निष्क्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, केवल दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94, उसे देखते हैं। अभिकथन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति की पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन प्रसाद पर्यंत रहता है, नहीं, 65 वर्ष और 6 साल का कार्यकाल रहता है। आर हमारा सही है। तो यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन सही, ए गलत, आर सही, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है, मंत्रिमंडलीय समितियों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा मांग की परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है।
यदि प्रधानमंत्री की समिति के सदस्य है तो आवश्यक नहीं वो समिति का अध्यक्ष हो। प्रधानमंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन से सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। किस समिति के आयोग पर सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की बात की गई है? राजमन्याल समिति, सरकरिया आयोग, पुंछी आयोग या जेबीपी समिति? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किस समिति की बात की गई है? तो वो समिति है सरकरिया आयोग। ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। संयुक्त केवल बैठक केवल साधारण विधेयक धन विधेयकों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन पर नहीं। ठीक है, यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक विपगत हो जाए तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला, केवल दूसरा गलत है। ठीक है, संशोधन के लिए नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98? इसे देखते हैं। लोकसभा, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उसे अधिकार है लोकसभा बहसों में भाग लेने का, संसद के रूप में सदन के समक्ष रखे गए प्रस्ताव मतदान करने का, वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने की, लेकिन पहली बार नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? भारत के राज्य विधायिका सदस्यों को व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधायिका सत्र चल रहा है तो उन्हें जूरी सर्विस में छूट दी जाती है, राज्य विधानमंडल के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में छूट दी जाती है। ये बात दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र पार्टी प्रथम लोकसभा की सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी। लोकसभा में विपक्ष का नेता पहली बार 1969 में मान्यता दी गई। यदि किसी पार्टी के पास लोकसभा के न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1969 में मान्यता दी गई थी, यही बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार की उधार सीमा भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। राज्य सरकार के बाहर से उधार ले सकते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ हाल ही में संसद ने केंद्र के उधार सीमा तय करने के लिए एक कानून बनाया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी? तो ये सभी कथन गलत हैं, कोई भी बात सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारत संसद के उच्च सदन की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, राज्यसभा केवल वोट बराबर होने की स्थिति में ही नोट दे सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हटाने में विचाराधीन राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? लोकसभा की उपस्थिति सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित कर एक प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद द्वारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भारतीय संसद नवप्रवर्तन है। यह सांसदों के बिना अग्रिम सूचना के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो केवल एक और दो और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर मित्रों ये सारी बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। लोकसभा में विशिष्ट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल की उद्घोषणा में अनुमोदन करना, मंत्रिपरिषद के विस्तृत अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर का चयन करें तो कौन से ऑप्शन सही है?
तो केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। नगर पालिका परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, नगर पालिका में किसी औद्योगिक टाउनशिप शहरी स्थानीय निकाय स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में निम्नलिखित में किनका संविभाग से अंतरिम सरकार का संविभाग अलग था? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अंतिम विभाग जो अलग था वो थे आपके C.H. भाभा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, C.H. भाभा जो थे वो वाणिज्य थे और बाद में ये खदान और इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स बना दिए गए मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अधिसूचित क्षेत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है वो देखिए। इसके सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं? नहीं। औद्योगिक तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया जा सकता है? सही है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रशासित किया जाता है? नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति इस समिति में की गई। ठीक है, कुछ न्यायाधीश लंबी अवधि की छुट्टी के में चले जाते हैं, कुछ स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते न्यायालय के संबंध में लंबित न्यायालय में ये। तो यहाँ पर यदि देखें तो न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता, तब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति आरोपों में प्रस्ताव लाने से सदन पर विशेष बहुमत होना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति के तहत संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशिष्ट आधार का प्रावधान करता है। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो वो कथन आपका कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत से जोड़े गए हैं? उद्योगों में प्रबंधन, श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वनों के जीवों की सुरक्षा करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है? ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कौन सा क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। तो ये अगर हम बात करें तो ये है आपका मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय दवाओं को सेवन ये रोक लगाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो पहली और दूसरी बात सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अदालतों को किसी कानून के संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण के लिए मदद करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP के उल्लंघन के लिए तो द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राज्यसभा में राज्यसभा की सीटों के राज्यों के घटते क्रम को दर्शाता है? तो राज्यों का घटता क्रम यदि हम देखेंगे तो आपका कर्नाटक में है 12, गुजरात में है, अगर हम बात करें तो गुजरात में है 11, ठीक है, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12,
केरल में बात करें तो 9 और उड़ीसा में 10। तो घटता क्रम अगर हम देखें तो ये रहा घटता क्रम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही, सॉरी कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। किसी राज्य की न्यायालय के दायरे में अधिकार परीक्षा रेट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता को जांच करने के लिए जारी की जाता है। सही है, किसी व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता जो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मूलतः विधि के सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य प्राकृतिक न्याय सिद्धांत से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून अनुप्रयोग विधि का समक्ष समानता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो कानून का उचित अनुप्रयोग, ऑप्शन सी जापान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भारत के उपयोगी रहे हैं क्योंकि वे सरकार के निर्देश प्रदर्शन के लिए परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें अदालतों की न्यायिक समीक्षा में अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मदद की है। वे एक आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। संसदीय सत्र में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर बाद में प्रश्न नहीं पूछे जाते। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। ये दोनों बातें गलत हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी दोनों बातें सही हैं इसलिए, ठीक है, क्या है? दोनों बातें ये हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है मित्रों, ये दोनों सही हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, कौन से गलत हैं? 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2, दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है अगर हम बात करते हैं तो मंत्री आमतौर पर प्रश्न पूछते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न बाद में प्रश्न नहीं आता। ऐसे प्रश्न उत्तर के बाद में प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक, ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में किस समिति के सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य का बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होना चाहिए? ये जो सुझाव दिया गया था ये दिया गया था सरकारिया आयोग 1983 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। संविधान संसद में शामिल परिस्थितियों की सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार देता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद राज्य सूची के किसी मामले में बन सकता है यदि एक राज्य विधायिका संसद में ऐसा कानून को अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। ऐसे कानून को संबंधित राज्य में विधानसभाओं द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान संविधान प्रावधान के तहत अब तक एक भी कानून पारित नहीं किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, सारे कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या है 123? निम्नलिखित में से कौन सा चरण सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल है? तो बजट पेश करना, बजट चर्चा, विनियोग पारित करना, लेखा अनुदान, वित्त विधेयक पारित करना, ये सभी सामान्य विधायक में पारित हैं, केवल लेखा अनुदान नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। संविधान में 99वें संशोधन में राज्य की नीति निर्देशक शब्द जोड़ा गया। तो कौन सी 97वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो वो जोड़ा गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 2011 में ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसके लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं है। यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो अदालत में निपटान हेतु राशि वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम से प्रक्रियात्मक कानूनों को सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता। विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं, जो नियमित तो में संभव नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारी और बाध्यकारी होता
है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी ए हमारा सही होगा, चौथा ही है। नेक्स्ट चलते हैं 1 to 6 पर्यावरण सुरक्षा सुधार के लिए देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रावधान किया गया है। तो वो प्रावधान किया गया है बी और सी, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों में, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। किसी राज्य की विधान परिषद में संरचना संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि समवर्ती सूची राज्य सूची के किसी के बीच कोई विरोधाभास है तो राज्य सूची के में अपशिष्ट शक्ति संघ सरकार के पास होगी, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन जो हैं गलत हैं, एक भी कथन यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि ये संघ सूची की बात मानी जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही है। 1 to 9 पर चलते हैं। शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व निम्नलिखित में से किससे बनता है? स्थानीय करों से संपत्ति कर, मनोरंजन कर शामिल हैं। उपयोगकर्ता शुल्क में जल शुल्क, स्वच्छ शुल्क, सीवरेज शुल्क शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय उपकरण, शिक्षा उपकर, भिक्षावृत्ति उपकर हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। सूची 1 और सूची 2 राज्यों के विधानमंडल का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में वेतन एवं भत्ते, धन विधेयक की परिभाषा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो राज्यों में विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के अंतर्गत है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 178 है। ठीक है, सदस्यों का वेतन भत्ते के बारे में बात करें तो सदस्यों का वेतन भत्ते 195। धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करें तो राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में है। किसमें है? 199 में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, सी का चौथा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चलित न्यायालय है, ओके, और यह केवल सिविल सेवा की शक्ति प्राप्त है, न कि आपराधिक न्यायालय, बिल्कुल गलत। पक्षों में सुलह पराकार स्थापना संभव, ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या कह रहा है 132? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग उच्चतर अधिकार स्वतंत्र निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन में केवल एक कथन सही है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्या है 133? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाता तो उसे अपने पद छोड़ना होता है। जब भी विधानसभा भंग की जाती है तो अध्यक्ष को तत्क्षण अपना पद छोड़ना होता है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। यदि कानून मृत्युदंड का प्रावधान है तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है, क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राज्यपाल ये नहीं कर सकता, बाकी दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। सर्वोच्च न्यायालय में सौंपे गए कर्तव्यों में प्रभावी निर्वहन के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। यदि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र निष्पक्ष कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र निष्पक्ष कार्यप्रणाली को ये चारों बातें करती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में और उसे आरोपी पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के गंभीर प्रभारी पुलिस अधिकारी अदालत में अनुमति के बिना संदिग्ध नहीं कर सकता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से दूसरा कथन सही है, पहला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। सर्वोच्च न्यायालय की ऋण क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय से भिन्न है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो यह सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय की रिट के क्षेत्राधिकार, ये बात सही है, बाकी बातें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है जो किसी राज्य द्वारा राष्ट्रपति की घोषणा का अनुसरण नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य की मंत्रिपरिषद से हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद को हटाया जाना ये सही नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 139। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा में गठित होती है? आश्वासन, प्रकलन, सार्वजनिक उपक्रम, प्रत्यायोजित अवदान समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो समिति कौन सी है? वो है प्रकलन समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में गिना जाता है? शिक्षा, वन, रक्षा, बैंकिंग, कारागार, और कौन सा सही है? समवर्ती सूची यानी जिस पर दोनों लोग कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र। तो यहाँ पर समवर्ती सूची में यदि हम बात करें वन और शिक्षा रखा जाता है, बाकी रक्षा आपका यूनियन में है यानी संघ में है, बैंकिंग यूनियन में है, कारागार स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 156 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्या है 142? कथन है न्यायालय में द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्यों को कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो कथन ए गलत है, आर सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में कानून दुनिया के हिस्से में भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर लागू होता है। राष्ट्रपति के निर्देश देने का अधिकार, संसद को कोई अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सी बात सही है? तो केवल पहली बात सही, ऑप्शन ए हमारा सही है, दूसरा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता है, इसके लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी ओर तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी ओर तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ये इसका है और ये इसका है, उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में। निम्नलिखित में संवैधानिक संस्था है, 97 में अस्तित्व में आई है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन कमीशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन संवैधानिक संस्था नहीं है, 1992 में आया था, अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय, एक भी नहीं, सारे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं 146। भारतीय न्यायवादी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन किसी भी मामले में मतदान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की पर्याप्त प्रसंत कई कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। उसके पास कुछ मामले में क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो ये बात सही है, ऑप्शन 1 और 2 यानी ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलते हैं 147। इनमें से किस अधिकारी के पद पर हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पद पर हटाने के लिए संसद की भूमिका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद की भूमिका नहीं है, बाकी सब के लिए संसद की भूमिका होती है। नेक्स्ट चलते हैं 148। क्या है 148? उसे देखते हैं। अभिकथन राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति संसद की अगर हम बारे में बात करें तो राष्ट्रपति नहीं, संसद करता है, ये बात गलत है। अध्यक्ष और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये बात सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 149।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। भारतीय न्यायपालिका के न्यायाधीश, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, सभी गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। 88 में थुंगन समिति पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाए थे। कौन कौन से उपाय यहाँ पर सही हैं वो देखते हैं। गांव और ब्लॉक में जिला स्तरीय पंचायतों में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली हो, ये बात बिल्कुल सही है। जिला परिषद और पंचायती राज व्यवस्था धुरी बनानी चाहिए, ये भी सही है। महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये बात की गई थी। मुख्यमंत्री जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो कितनी बातें सही हैं? केवल 2, 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने खान IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर पहला देखा जो कि पॉलिटी पर बेस्ड था। इसके अलावा इसके और पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे और हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। इसके अलावा आप लोग इंग्लिश माध्यम का पेपर भी हमें दिखाइए, इंग्लिश मीडियम का भी शो करिए। तो इस तरह इस जो ये पेपर है इसमें हमने कोशिश की है कि इंग्लिश को भी दिखाया जाए और इंग्लिश को भी एलोबरेट किया जाए। तो आप हमारे इस प्रयास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।